बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा कर रही है। यकजहती कराची रैली निकाली जा रही है। रैली आयशा मंजिल से लियाकताबाद जहांगीर रोड लाइन्स एरिया से होती हुई एम्प्रेस मार्केट पहुंचेगी, जहां पर कायदीन खिताब भी करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जान लेते हैं। जी आज़ाद, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानब से आज कराची मंजिल के मुकाम यानी कराची का ज़िला है बस्ती, यहाँ से जो है सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कराची यकजहती के नाम पर आज जो है कुछ देर बाद यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर रहनुमा करेंगे। ये रैली जो है यहाँ से जो एम्प्रेस मार्केट पर जो है इख्तिताम पजीर होगी, वहाँ पर पार्टी के खिताब करेंगे। इस रैली का मकसद जो है लसानी सोच को ख़त्म करना है, कराची के शहरों में अमन मोहब्बत और भाईचारा कायम करना है। इस हवाले से इस वक्त जो है रैली में शिरकत के लिए कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेटर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचेंगे तो रैली का आगाज़ होगा। इस वक्त हर पूरे शहर कराची में पार्टी के परचम की बाहर है, हर तरफ जिए भुट्टो के नारों की गूंज है। यहाँ से आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो है मामूल के लिहाज से सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी इस पूरे रूट पर तैनात है। रैली यहाँ से रवाना होगी और लियाकताबाद से होती हुई जहांगीर रोड से होती हुई एम्प्रेस मार्केट के मुकाम पर पहुँचेगी। यहाँ पर जो है मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खिताब करेंगे और कराची के शहरियों को का जो है पैगाम पहुँचाएंगे। ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हसन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, जैसा कि आज़ाद हमें बता रहे थे आयशा मंजिल से, वहां पर तो जयाले काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आप बताइएगा, आप कहां पर मौजूद हैं, कैसी तैयारियां जारी हैं? देखिए, मैं इस टाइम आपको सदर के इलाके एम्प्रेस मार्केट से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो आज कराची यकजहती रैली है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में यहाँ पे तैयारियों का सिलसिला जारी है। पीछे स्टेज के जो है क्या बैकग्राउंड लगाया जाएगा वो बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं थोड़ा सा कैमरा पैन करके इमरान, कि स्टेज जो है वो स्टेज की भी तैयारियां की जा रही हैं। 3 गाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल ये स्टेज है, जहां पे पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो खिताब करेंगे रैली से। अब हमने देखना ये है कि कराची शहर के अंदर पहले हमने देखा कि एमक्यूएम ने रैली निकाली, उस जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई, और आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो कराची यकजहती रैली निकाली जा रही है। तमाम तर पार्टियां जो हैं वो कराची के हवाले से बात तो कर रही है, लेकिन कौन कराची के हवाले से कितना संजीदा है वो आज की रैली के बाद पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या मुतालबात किए जाते हैं इस रैली के अंदर। और ख़ास तौर पे आज पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो है वो अहम पैगाम देंगे। और पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि कराची और बिलखुसूस सिंध में से लसानी सियासत का जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। अगर हम रैली के हवाले से बात करें तो आयशा मंजिल से जो है ये रैली शुरू होगी, उसके बाद ये नेटी जेटी लियाकताबाद से होते हुए पीपल्स चौरंगी पे आएगी, पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद। और आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये पीपल्स चौरंगी और मज़ार कायद से होती हुई जो है वो एम्प्रेस मार्केट की जानिब आ रही है। यहाँ से रैली आई, आप देख सकते हैं कि रस्सियाँ लगा के जो है वो जगह को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक जो है वो रैली के शुरका जो हैं वो आ सकेंगे। उसके अलावा स्टेज पर जो कराची के कायदीन हैं पीपल्स पार्टी के खुसूसी, वो खिताब करेंगे। ये आज जो रैली निकाली जा रही पार्टी की जानिब से, इसमें खुसूसी तौर पे जो है वो कराची के हवाले से बात की जाएगी। कराची में किस तरीके से मरदमशुमारी में मामलात रहे उस हवाले से बात की जाएगी, कराची के हुकूक के हवाले से बात की जाएगी, और एमक्यूएम और जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रहे हैं कराची शहर को लेके, उस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से आज जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से किस एजेंडे को सामने रखा जाता है और क्या क्या बातें जो हैं और मुतालबात पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किए जाते हैं। जी ठीक है हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मानिया शकील मौजूद हैं। मानिया, हम देख रहे हैं आयशा मंजिल और एम्प्रेस मार्केट पर तमाम तैयारियां मुकम्मल। आप बताएं आप कहां पर मौजूद हैं और जयालों का जोशो खरोश कैसा देख रही हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कराची यकजहती रैली का इनेकाद किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो मैं इस वक्त आयशा मंजिल के मकाम पे मौजूद हूँ। कई लोग यहाँ पे पार्टी परचम के साथ साथ जो है काफ़ी रंग बिरंगे लिबास में भी मौजूद है। मेरे कैमरा मैन वाहिद आपको दिखाएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है कि यहाँ पे एक चाचा मौजूद हैं, वो हैं और जो उन्होंने पाकिस्तान का परचम ज़ेतन किया हुआ है और साथ साथ जो है वो गली में पीपल्स पार्टी का परचम जो है लगाया हुआ है। उनसे बात करें कि आज कराची यकजहती रैली है तो क्या कहेंगे, कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान, यहाँ क्या कहने आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक की मेहरबानी से पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। और ये रैली का मकसद ये है, अमन और मोहब्बत की रैली है। ये हमारे कायद बिलावल भुट्टो साहब ने जो इक़दाम उठाया है कि उससे बता देगी ये अवाम कि इंशाअल्लाह ताला अवाम आपके साथ है और आप पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, यही कहना है कि आज बहुत पुरजोश है और यही बताना है कि आज हम पाकिस्तान के साथ हैं, कराची के साथ हैं और हर किस्म की नफरत को भूल ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। हसन अब्बास और आज़ाद नोडियो भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का कहना है कि कराची मिनी पाकिस्तान है, ये सब का शहर है, मोहब्बत और अमन का शहर है। कराची मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे हर सूबे से लोग, हर जबान बोलने वाले लोग, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। अवाम का मसला जो है वो फ़िरक़ा वारियत से हल नहीं होगा, लिसानियत से हल नहीं होगा। अवाम का मसला इससे हल नहीं होगा कि उनके लीडर्स पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाएं, उनसे इंतकाम लिया जाए, उन पे गद्दारी के फतवे लगाए जाएं। और अवाम का मसला इस तरह हल होगा कि हम सब मिलकर अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के हैदराबाद मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मार्च कुछ ही देर में हीराबाद से शुरू होगा और स्टेशन रोड पर पिंडाल में पार्टी कायदीन खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं, अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पिंडाल सजाया जा चुका है, कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं स्टेशन रोड पे मौजूद, जहां पर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, स्टेज भी तैयार हो गया है यहाँ पर, और जो पार्टी कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। रैली जो है वो हीराबाद सिटी गेट से निकाली जाएगी, जिसमें मरकज़ी कायदीन शरीक होंगे, MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर मौजूद होंगे। और इसके अलावा ये दावा किया जा रहा है MQM पाकिस्तान की जानिब से कि बड़ी तादाद कारकुनान की इस रैली में शरीक होगी और जो कारकुनान है वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, जबकि जो MQM पाकिस्तान के मकामी रहनुमा हैं। ठीक है अली हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुरंगें छोड़ जाएं जिससे कि कदम कदम पे इनको नुकसान पहुंच सके, क्योंकि इक़्तिदार को तो ये अपना खानदानी हक समझते हैं। जब हम आए तो उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन थी वो 6 हफ्ते से ज्यादा की नहीं थी, उससे भी कम थी। उस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो बरामदात और दरामदात का जो फर्क था वो $20 अरब से ज्यादा का था। मानी कि मुल्क को डॉलर चाहिए थे चीजें इंपोर्ट करने के लिए, जो कि हमारे पास थे ही नहीं। उसके अलावा जो कर्जा था 30 खरब रुपए का, उसके सूद के सल की बात ही नहीं हो रही है। उसके अलावा जो डॉलर था उसको इन्होंने एक मसनूई सतह पे रखा हुआ था। इसहाक डार, ये वही इसहाक डार है जिनको शायद खाकान अब्बासी अपने जहाज में छुपाकर और फरार करार दिया था। ये वही इसहाक डार हैं जिन्होंने डॉलर को एक मसनूई सतह पे रखने के लिए $23 अरब स्टेट बैंक के खर्च किए। और $23 अरब ये जब आप करेंसी को मसनूई तौर पे रखना चाहते हैं तो होता क्या है कि जब भी आप उसको वो करते हैं तो स्टेट बैंक
डॉलर देता है मार्केट में कि उसका रेट यानी उसकी सप्लाई को वो बनाता है, अवेलेबल करता है। तो जब डॉलर को इस मसनूई सतह पे रखा था तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि इंपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट्स तो ये बढ़ा नहीं सके, यानी इनकी जो 5 साल के दौर में अपने आप को ये कारोबारी कहते हैं, अपने आप को इस मुल्क का खैर ख्वाह कहते हैं, इन्होंने $1 की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। और ये सब्जेक्ट मैं इसलिए अच्छा जानता हूं कि मैं उस वक्त इनके दौरे हुकूमत में कॉमर्स का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। इन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट, जबकि वो महंगी, जब डॉलर का रेट महंगा होता है तो ज़ाहिर है आपका जो बैरून मुल्क में आप कंपीट कर नहीं सकते हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं। और इंपोर्ट्स का फायदा क्या होता है कि जो चीज आप बाहर से मंगवाते हैं वो आपको सस्ती पड़ती है बनिस्बत इसके कि आप उसको यहीं पे प्रोड्यूस करें। उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा ये कि हम जो भी चीज यहां पे नहीं बनाते थे उसके लिए कोई साजगार माहौल ही नहीं था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, यानी कि इस मुल्क में सनतें बननी खत्म हो गई, लोगों ने और जगहों पे अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर दी मुल्क से। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इंडस्ट्री तबाह हो गई, मुल्क में नए कारखाने लगे नहीं, जिसकी वजह से जो रोजगार की फरहमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज की बचत है, वो सारी चीजें जो हैं वो इस वजह से मुतासिर हुई। उसके बाद जब हम आए तो उस वक्त जो ये सूरत हाल मैंने आपके सामने बयान कर दी, ये मोटी मोटी बातें हैं। उसके बाद जब हम आए तो हमारे चैलेंजेस क्या थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चैलेंजेस क्या थे? नंबर 1 कि किधर से हम डॉलर्स ला सकें कि हम अपने कर्जों को भी अदा कर सकें और अपनी इंपोर्ट्स, जो कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि जिसका सबसे बड़ा बिल ऑयल का है, दूसरा पाम ऑयल का है, तीसरा दालें हैं। दालों को आप कम ना समझें, ये भी कोई $800 मिलियन की इंपोर्ट करते थे हम। तो ये जो पाम ऑयल है और ये जो दालें हैं, ये तो आम रोज़ा ज़िंदगी में जिसमें कि घी भी बनता है, जिससे भी, तो ये चीज़ें महंगी होती हैं, दालें महंगी होती हैं इस वजह से कि आप ये इंपोर्ट करते हैं। तो हमने एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनको बढ़ाना शुरू किया, जो कि अब अल्लाह ताला के फजल से $19 अरब तक पहुंच चुका है। 12 अरब अपने हमारे रिजर्व्स हैं, 7 अरब बैंक्स के, तो $19 अरब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। एक्सचेंज रेट को हमने इसलिए डिवैल्यू किया क्योंकि हमारे पास डॉलर थे ही नहीं कि हम मार्केट में इंटरवीन करके और उसको आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से उस रेट को हम बरकरार रख सकते। अगर होते भी तो ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को मुतासिर कर रहे हैं महंगा डॉलर को रख के। उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो डॉलर्स हमने पे करने हैं और जो हमारे पास हैं, उसको उस वक्त $20 अरब का खसारा था। उसको हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके, प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ाना उस पे काम करते थे अपनी मुआशी टीम के साथ, और उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी सतह पे ले आए हैं कि जो $20 अरब का जो डेफिसिट था, यानी कि जो हमने देने थे मनफी में था, उसको हम अभी मुस्बत टेरिटरी में ले आए हैं। $8 करोड़ के पॉजिटिव उसमें ले आए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें $20 अरब का खसारा, उसको हम ले आए हैं पॉजिटिव में, मुस्बत अमाउंट पे, जो कि $8 करोड़ है।
اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس بڑھی, ہمارے ریمیٹنسز بڑھی, بیکاز ہم نے, جب پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایماندار, ایک محب وطن لیڈر کی حکومت ہے, تو جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری جو ترسیلات ہیں ان میں اضافہ کیا, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ریزروز بھی اس میں ہیں, ایک کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری وہ ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور ابھی ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ہم نے 1 کھرب اس کوارٹر میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی اپنے ٹارگٹ سے زیادہ, جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہم نے ٹیکسز ریکور کیے ہیں. یہ تو ہو گئی جو بنیادی جو فگرز ہوتی ہیں آپ کے اکانومی کی, جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک آگے چلتا ہے. اس کے بعد یہ جو مہنگائی کی وجوہات ہیں, میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, جس میں ایک اور بڑا پیٹرول کی قیمت ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, عالمی قیمتیں جو ہوتی ہیں اسی پہ ہی ہمیں تیل کو بیچنا ہوتا ہے, فراہم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو بجلی اور گیس ہے اس پہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں. بجلی کیوں مہنگی ہے, بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ معاہدے ہیں جو کہ نواز شریف کی حکومت بالخصوص, پچھلی حکومت ہے لیکن نواز شریف کی حکومت بالخصوص, انہوں نے مہنگے مہنگے کانٹریکٹس کیے. انہوں نے جنریشن پہ یعنی پیداوار پہ زور لگایا. وہ اس لیے کہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ آپ سال 2 سال 3 سال میں جو ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جو رینیوبل انرجی ہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا, کیونکہ وہ ایک ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کے پاس اتنی کمیشنز بنانے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. آپ نے اس ملک کی جو انرجی ہے اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا تیل پہ اور مہنگے فیولز کے ساتھ, جس میں کہ LNG بھی شامل ہے. نون لیگ والے اقتدار کو اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں. نون لیگ کے کرپشن اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا. ایسے وبا کو جس کو کہ کبھی تجربہ ہی نہیں تھا کسی بھی حکومت کا بلکہ دنیا میں, اس کو ہم نے ایک بڑے منظم طریقے سے NCOC بنا کر اور سائنسی بنیادوں پر ہم نے اپنی حکمت ترتیب دی. باوجود اس کے یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے, یعنی وہ جو ہمارے اخراجات ہیں جو ہم نے پیسے کمانے ہیں یعنی کہ ٹیکسز کی صورت میں, ان میں ایک برابری آ گئی ہے. ایک برابری کیا بلکہ ہم پازیٹیو اس میں ہیں. یعنی کہ اگر ہم سود نہ دیں جو قرضے لیے انہوں نے, ان کی حکومتوں نے, تو ہمارے پاس ہماری جو آمدن اور جو اخراجات ہیں وہ بالکل بیلنس ہوئے ہیں. اور یہ کس طرح سے ہوئے ہیں؟ بیکاز ہماری حکومت پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ ہم ایک ایسے غریب ملک بنا دیے گئے ہیں جس میں کہ یا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی اور یا ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. تو جیسے کسی بھی گھر میں ہوتا ہے جب آپ کے ایک ایسی افتاد آ پڑے اور جس میں کہ آپ کے خرچے اور اس میں آمدن میں بہت زیادہ فرق ہو, تو پھر آپ یا تو اپنی خرچوں کو کم کرتے ہیں اور آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ہم نے کیا کہ اپنے اخراجات کو, وہ جو شاہانہ طرز زندگی تھی نواز شریف کی, جبکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں 500 سے زیادہ افراد تھے جس میں کہ کچن ایسے چل رہے تھے جیسے کہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں چلتے تھے, ان سب کو نیچے کیا, کم کیا. اپنی کیبنٹ پہ, منسٹرز پہ ایک ایسا ضابطۂ اخلاق مرتب کیا کہ جس سے کہ یہ لگے کہ اگر عوام مشکل میں ہے تو ہم بھی کوئی عیاشی نہیں کر رہے, جو حکومت ہے وہ بھی عیاشی نہیں کر رہی اور اخراجات میں کمی لانے کی
کوشش کر رہی ہے اور اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے بات کی سی پیک کی. تو سی پیک آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے, ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا مظہر ہے, اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری حکومت پہلے سے زیادہ پرعزم بھی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پروجیکٹس جلد سے جلد کمپلیٹ ہوں, اور چاہے وہ قانون سازی ہو یا جو بھی اور میجرز لینے ہوتے ہیں وہ ہم لیں. اور چین کی حکومت بھی اور چین کے سفیر بھی جو کہ یہاں سے گئے, انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہماری حکومت کو کہ کس طرح سے ہم سی پیک کو لے کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس قسم کی باتیں کرنا کسی اپوزیشن پارٹی کو زیب نہیں دیتا, بیکاز یہ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ملکوں کے درمیان ہیں. اس میں ہماری چین کے ساتھ جو ایک لازوال دوستی ہے اس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی اپوزیشن ایسی باتیں نہیں کرتی ہے جس سے کہ ملک کو نقصان ہو, یا کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں جس سے کہ ملک کی بھلائی ہو اس کو وہ نقصان پہنچائیں. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ نیب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. بھائی نیب اگر آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہوگی. جو کرپشن کا بازار آپ نے گرم کیا تھا اپنی دوران حکومت میں, جس میں کہ آپ اپنے لیے خاص طور پہ رولز اینڈ ریگولیشن کی ریلیکسیشن حاصل کر کے اپنی انڈسٹری کو, اتفاق انڈسٹری کو, آپ احتساب الرحمان کی ریڈکو کمپنی کو گاڑیاں منگوا کے اور پھر دوسرے دن وہ جو ایس آر او ہوتا تھا وہ کینسل کر دیا جاتا تھا. تو آپ نے اس ملک کو تو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا تھا. عوام کو تو آپ نے کچھ کبھی خاطر میں لائی نہیں. آپ نے تو ایسی مس مینجمنٹ کی, ایک بیکاز آپ جو ہے نا, ایک تو ہوتی ہے مس مینجمنٹ, ایک ہوتی ہے ایسی سچویشن جس میں کہ حکومت جو کہ سپوزڈلی عوام کے ووٹوں پہ آئی ہوتی ہے وہی عوام کے دشمن بن جائے. انہوں نے یہی کام کیے. انہوں نے ہر طرح کے فائدے اٹھائے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے. انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کرپشن کا. یہ ایک کرپٹ لوگ تھے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا, اور آج ان کی یہ توفیق ہے, یہ ان کی اوڈیسٹی ہے, یہ ان کا اعتماد ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ چوری کے ملزمان ہیں, یہ ان پہ ساروں پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی ضمانتوں پہ ہے, کوئی جیل کے اندر ہے, اور یہ آ کے بھاشن دیتے ہیں عوام کو کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. بھئی وجہ تو آپ ہی ہیں, آپ ہی کی جو کرتوت تھے, جو کہ آپ اس وقت سیاست کے پیچھے چھپ کر اور آپ اپنی اس دولت کو جو کہ آپ نے چوری کے ذریعے حاصل کی اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. آپ اگر اتنے عوام کے ہمدرد ہیں تو لائیں نا, آپ اپنی اولادوں کو لائیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف اپنی جو یہ مہنگے ترین اربوں کے اپارٹمنٹ بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اس سے تقریر بھی کر رہے ہیں, حالانکہ یہاں پہ جھانسا دے کر وہ ملک سے فرار ہو گئے. آج جو ہے تو وہ ان کی جو ان کے جو درباری ہیں وہ آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں. بیچے نا وہ اپنی وہ جائیدادیں, اگر آپ کو پاکستان سے اتنی ہمدردی ہے, لائیں وہ اس کو انویسٹ کریں پاکستان میں, پاکستان کو ضرورت ہے. لائیں وہ اپنی اولاد کو, اگر ان کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہے تو پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی اپنا مستقبل محفوظ کرنی ہے. ان کے مستقبل کو آپ نے گروی کر دیا اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ادھر آپ نے اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لیں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟
عوام بھوکے مر رہے ہوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو وہاں پہ بڑے خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو آپ نظریاتی بھی بن گئے ہیں، اب تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسی بے یقینی پھیلے جس سے کہ جو بھی حکومت اقدامات لے رہی ہے جو کہ ایک معاشی ٹھہراؤ لے آئی ہے اور ہم مزید بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اکانومی الحمدللہ، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل سیاسی مستقبل ہے، نہ ان کا جو ہے معاشی مستقبل ہے، ان کو خون لگ چکا ہے۔ یہ اقتدار کے باہر جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس وقت بالکل ایسی بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور استعمال کس کو کرتے ہیں؟ عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں عائشہ منزل سے پیپلز پارٹی کی ریلی کا آغاز ہو گیا۔